क्या इन्फ्लेशन की वजह से 2022 में स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने वाली हैं? स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? करंट सिनेरियो क्या है? अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करें तो हिस्ट्री क्या बोलती है इन्फ्लेशन एंड स्टॉक मार्केट के बारे में, सब कुछ बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन्फ्लेशन क्या होती है। तो टाइम बाय टाइम आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है, जिस चीज को इन्फ्लेशन कहा जाता है। आज से 10 साल पहले अगर आप कोई चीज 1000 रुपीज में बाय कर पाते थे, तो आज आपको उसी सेम चीज के लिए 1500 रुपीज या 2000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। सो इसी चीज को इन्फ्लेशन कहा जाता है। बट बात आती है कि इन्फ्लेशन का और स्टॉक मार्केट्स का रिलेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारी अभी न्यूज चल रही है करंटली कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट्स क्रैक कर रही हैं। बट उस रीजन की बात करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कितने तरीके की होती है। तो थ्योरेटिकली हम बात नहीं करेंगे, जो चीज आपको जानना जरूरी है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो दो तरीके से आप देख सकते हो इन्फ्लेशन को। सबसे पहली होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकंड होती है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक है डिमांड, एक है सप्लाई, दैट इज बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशन चल रहा है, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का, किसी पर्टिकुलर गुड का क्या प्राइस होगा। अब यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो ये कहती है कि अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है तो उस वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो डिमांड बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है। तो एक रीजन तो आप ये कह सकते हो कि लोगों को जो है चीजों की जरूरत ज्यादा है, बट एक्चुअल में ये रीजन नहीं होता है। आपको चाहे जितनी मर्जी जरूरत हो, अगर आपके पास उस चीज को बाय करने के लिए पैसे नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो मेजर चीज है वो होती है कि अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाए, दैट इज अगर आपको आज समझ लीजिए 10,000 सैलरी मिल रही है, आपको एकदम से 15,000 रुपीज की सैलरी मिलनी शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली जो आपका 5,000 एक्स्ट्रा इनकम हुई है उसको आप कहीं ना कहीं पे स्पेंड करोगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है, इस वजह से लोग ज्यादा बाय करते हैं चीजों को, ज्यादा डिमांड होती है चीजों की एंड हेंस प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। अब ये ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है लोगों के पास, तो वो आता है जब सेंट्रल बैंक्स जो है वो पैसा प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कोविड के बाद चाहे वो यूएस का सेंट्रल बैंक हो दैट इज फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो इंडिया का हो दैट इज आरबीआई हो, हर किसी ने पैसा प्रिंट करा है एंड हर किसी ने लोगों को फ्री में पैसा बांटा है। अब जब वो पैसा लोगों के बीच में बटा तो देन क्या हुआ, लोगों ने उससे कुछ ना कुछ बाय करा एंड हेंस जो प्राइसेस थे वो चीजों के इंक्रीज हुए, दैट इज डिमांड इंक्रीज हुई। ये तो एक चीज है, ये एक रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बट सेकंड चीज है दैट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या कहती है, तो वो इसका उल्टा कहती है। वो कहते हैं कि डिमांड तो स्टेबल है, दैट इज डिमांड जैसे थी वैसे ही है, बट अगर जो पीछे से सप्लाई करने वाला बंदा है उसको किसी चीज की शॉर्टेज आ जाए या उसके कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाए। यहां पे एग्जांपल देते हैं, दैट इज अगर कोई कंपनी समझ लीजिए यहां पे स्टील बना रही है, ठीक है। अब स्टील बनाने के लिए उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर पीछे से उन प्रोडक्ट्स का प्राइस ही इंक्रीज हो जाए, दैट इज उसका रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, कच्चा तेल चाहिए, तो अगर उस क्रूड ऑयल का प्राइस ही इंक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली उस कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ऐसे में डिमांड का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ पीछे से जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस ही इंक्रीज हो गया। तो अगर इस कारण से जो है प्राइस इंक्रीज होते हैं प्रोडक्ट्स के, तो उसको कहा जाता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब बात आती है कि करंट सिनेरियो में किस वजह से जो इन्फ्लेशन हो रही है, क्या ये डिमांड की वजह से हो रही है या फिर सप्लाई की वजह से हो रही है। अब इसमें हर किसी के अलग अलग व्यूज हैं, हर एक्सपर्ट का अलग व्यू है, बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है एंड इवन कंपनीज का खुद भी यही कहना है कि ये जो भी करंटली सारी जो इन्फ्लेशन है ये चल रही है सप्लाई की वजह से। दैट इज डिमांड तो है ही, डिमांड तो बहुत अच्छे से आ रही है, बट जो पीछे से सप्लाई है हमें प्रोडक्ट्स की, एक तो वो कम है और दूसरा वो बहुत ज्यादा प्राइसेस पे आ रही है। दैट इज आपने देखा कच्चे तेल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसके अलावा जो भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उन सबके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जिस वजह से कंपनीज को ना चाहते हुए भी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। अब हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन कितने तरीके की होती है। अब हमारे लिए बहुत ही आसान है समझना कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से आता है। तो देखिए, जैसे हमने बात करी कि अगर पीछे से रॉ मटेरियल का जो है प्राइस वो इंक्रीज आ रहे हैं, तो कंपनीज को भी अपने प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के। बट दिक्कत यहां पे ये समझ लीजिए, आज आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो अपना और आपको उसके लिए चाहिए क्रूड ऑयल। आज आपने क्रूड ऑयल बाय किया, समझ लीजिए 1000 रुपए पर लीटर पे, ठीक है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 1000 रुपए पर लीटर पे आपने क्रूड ऑयल बाय करा। अब आपने उससे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। अब क्या होता है, आने वाले टाइम में आप जो क्रूड ऑयल बाय कर रहे हो उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, वो 1200-1300 रुपए का हो जाता है। अब आपको तो बाय करना पड़ेगा बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, चाहे आप थोड़ी कम क्वांटिटी में करोगे लेकिन करना तो पड़ेगा। अब आपने उसको 1200 रुपीज में भी बाय करा, 1300 में भी बाय करा, बट बात आती है कि अगर आप जब आप उसको 1000 रुपीज में बाय कर रहे थे, तो आप समझ लीजिए अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे थे वो कर रहे थे 5000 में। अब आपने क्रूड ऑयल बाय किया है 1300 रुपीज में,
बट आप जो आगे प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप उसका प्राइस एकदम से 5000 से 5500 या 6000 रुपीज नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने बहुत सारा स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में छोड़ रखा है। और अगर आप उसका आने वाले स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करना चाहते हो तो आप थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आप किसी चीज को 5000 में बेच रहे हो, उसके अगले दिन आप कहो कि नहीं भाई अभी एमआरपी 15500 हो गई, उससे अगले दिन आप कहो 6000 हो गई, उससे अगले दिन कहो 7000 हो गई। ऐसा करना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो कंपनीज को डायरेक्टली हिट कर जाता है, बिकॉज पीछे से कच्चा तेल आ रहा है, वो महंगा आ रहा है, वो आपको उसी समय खरीदना पड़ेगा। बट जब आप उसको प्रोडक्ट बनाते हो और आगे सेल करते हो, वो जो आगे कंपनीज से दैट इज कंज्यूमर तक उस प्राइस को डिलीवर करना होता है, वो जो है धीरे धीरे होता है। इसी वजह से कंपनीज को नुकसान होता है। नुकसान क्यों हो रहा है? बिकॉज पहले जो चीज आप 5000 में बेच रहे थे, उसको बनाने में आपकी समझ लीजिए कॉस्ट आ रही थी 2000। अभी वो चीज तो 5000 में बिक रही है मार्केट में, बट आपकी कॉस्ट उसकी बनाने की हो चुकी है 3000। तो आपका जो 1000 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है वो कहां से कम होगा? वो आपके प्रॉफिट्स में से कम होगा। और स्टॉक मार्केट में क्यों चलती है कंपनीज? बिकॉज कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं। तो अगर कंपनीज का प्रॉफिट ही कम हो जाएगा, कंपनीज के मार्जिन कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। सो इस तरीके से जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो कंपनीज को इफेक्ट होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स पे इंपैक्ट डालती है, दैट इज कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, किस तरीके से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। बट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन के बारे में जानने वाला, और वो है इंटरेस्ट रेट्स का, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स पे क्या इफेक्ट आता है, एंड देन उसका फर्दर इफेक्ट क्या आता है स्टॉक मार्केट्स में। बिकॉज एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, फाइनेंस की बात कर रहे हो, तो आफ्टर ऑल हर एक चीज किसी ना किसी से जाकर कनेक्टेड है, किसी ना किसी चीज का किसी के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इसी तरीके से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स पे भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स का इंपैक्ट फर्दर स्टॉक मार्केट्स पे आ रहा है, एंड देन फर्दर कंपनीज पे आ रहा है। तो वो क्या चीज है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमने बात करी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, दैट इज अगर 10,000 की किसी की सैलरी थी, वो अगर 15,000 की हो गई, या फिर उसको फ्री में पैसा मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, तो दैट इज उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो ज्यादा खर्चा करेगा। तो ऐसा जब भी होता है तो वो कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ज्यादा इन्फ्लेशन भी हमारी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया की, तो यहां पे हमारा एवरेज जो 4 से लेकर 6% तक का इन्फ्लेशन अच्छा माना जाता है। इससे ऊपर जब भी जाता है तो देन रोल आता है आरबीआई का, एंड आरबीआई उसको कंट्रोल करना चाहता है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, एंड सेम अगर बहुत कम इन्फ्लेशन हो जाएगा तो वो भी किसी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको अपनी जो भी आप सर्विस दे रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका पूरा अच्छे से प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो अभी रिसेंटली यही हुआ कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन चला गया, कंटिन्यूअसली 7-8% के आसपास इन्फ्लेशन था। तो ऐसे में रोल आता है आरबीआई का। अब आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई कहता है भाई ये देखो, जो लोगों के पास जो भी पैसा है, ज्यादा पैसा जा चुका है, इसको मैं वापस लेकर आऊंगा। बिकॉज अगर लोगों के हाथ में से पैसा वापस आ जाएगा तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी धीरे धीरे, और फिर प्राइसेस जो है स्टेबल हो जाएंगे। अब वो पैसा वापस कैसे लेकर आ सकती है आरबीआई? तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है? उसके लिए आरबीआई बैंक के रेट्स इंक्रीज करती है। ठीक है, अब बैंक के रेट्स क्या इंक्रीज करेंगे? तो बेसिकली एफडी के रेट्स इंक्रीज करेंगे। दैट इज आरबीआई बैंक्स को कहती है, देन बैंक्स फर्दर करते हैं। आरबीआई बैंक्स के रेट्स इंक्रीज करती है और बैंक्स को आगे फर्दर करना पड़ता है। ठीक है, वो बहुत डिटेल है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। कहोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, किस तरीके सारी चीजें वर्क करती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं। बट फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि आरबीआई हर वो कदम उठाएगा जिसके कारण कि जो पैसा लोगों के पास पड़ा है वो लोगों के पास ना रहकर बैंक्स के पास आ जाए, आरबीआई के पास आ जाए, एंड हेंस लोगों का पैसा कम हो जाए, सो दैट वो ज्यादा डिमांड ना करें चीजों की और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो इसी तरीके से अगर एफडी के रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, समझ लीजिए आपको पहले इंटरेस्ट मिल रहा था 3% का, अभी आपको मिलना शुरू हो जाता है 5% का, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार चलो एफडी करवा देते हैं, हमें 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर वो एफडी करवाएंगे, समझ लीजिए किसी ने 10 लाख की एफडी करवा दी, तो उसका 10 लाख उधर ब्लॉक हो गया, अब वो 10 लाख खर्च नहीं कर सकता है। तो अगर वो खर्च नहीं कर सकता है तो डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि जब ऐसा होता है, तो अगर समझ लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल ले रहे थे कि 3% से आरबीआई ने 5% कर दिए, हालांकि बिल्कुल इतने जल्दी रैपिड नहीं होते हैं, बट फॉर एग्जांपल आप समझ लो 3% से 5% हो गए। अब आप समझ लीजिए एक इन्वेस्टर हो, आप पैसा लगाते हो, आप पहले पैसा लगा रहे थे स्टॉक मार्केट्स में, बिकॉज आपको लगता था कि यार बैंक में बहुत ही कम पैसा मिलता है, 2-3% इंटरेस्ट मिलता है, और मैं स्टॉक मार्केट में लगाकर 12-13% का रिटर्न लेकर आना चाहता हूं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एफडी में भी मेरे को 5% का रिटर्न मिल रहा है और बिल्कुल रिस्क फ्री, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री रिटर्न है, तो अगर मैं एफडी में पैसा लगा दूं तो 5% तो मेरे को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आप ये सोचोगे कि चल कुछ पैसा मैं यहां से निकालकर अपना स्टॉक मार्केट से एफडी में लगवा देता हूं, या फिर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं उनमें लगा देता हूं, बिकॉज वहां पे सेफ्टी है।
अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू होंगे तो आप अपना कुछ पैसा रिस्की इंस्ट्रूमेंट से निकालकर वहां पे लगाना शुरू करोगे। ठीक है, अब ये हम बिल्कुल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बट जब बात आती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो उनके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं लगाने को, तो वो उनके लिए 1-2% भी मैटर करता है। वो क्यों अपना इतना ज्यादा रिस्क लें और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, पूरा रिस्क है उनके ऊपर, सब कुछ होने का डर है, बट अगर उनको एफडी में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वहां पे वो लगाना प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर बॉन्ड मार्केट में जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से डबल इंपैक्ट आता है। पहला हमने बात करी कि कंपनीज के ऊपर, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। अब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जब वो स्टेप्स लेंगे, उस वजह से क्या होगा कि जो बड़ा पैसा है वो स्टॉक मार्केट से निकलकर रिस्की इंस्ट्रूमेंट से निकलकर सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। तो इस वजह से डबल इंपैक्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। अब यहां पे ये सारी चीजें आपने समझ ली, सारा नेगेटिव समझ लिया, बट फाइनल बात आती है कि क्या कोई ये थंब रूल है कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तब तब स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी? तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो ये सिर्फ एक मिथ है। हालांकि हमने पूरी वीडियो में यही बात करी है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से इंपैक्ट डालती है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, बट आपको इसको कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मानना है कि हाँ जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तब तक स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी। इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसा आपको पता है 2003 से लेकर 2008 तक हमारे इंडियन मार्केट्स में एंड ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत ही अच्छी खासी बुल मार्केट चली थी। अब अगर आप यहाँ पे चार्ट में देखोगे तो जैसे जैसे वो बुल मार्केट चल रही थी उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। 4% से लेकर इन्फ्लेशन 6, 7, 8 और इवन 10% तक भी चले गई थी। बट उन्हीं 3 साल में, 4 साल में कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट्स भी ऊपर जा रही थी एंड इसी टाइम पे जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसका प्राइस भी ऊपर जा रहा था। तो इसलिए आपको ऐसा कोई भी रूल नहीं मानना कि हाँ जब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तब तब स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी। डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है, बट क्या वो इंपैक्ट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको दिखेगा या फिर लंबे टाइम में दिखेगा, वो हमें किसी को नहीं पता होता है। जैसा कि हमने देखा 2010 के बाद, 8 के बाद मार्केट्स क्रैश हुई और फिर इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लग पड़ी। तो वो इंपैक्ट कब दिखेगा वो किसी को नहीं पता है। हाँ जरूर है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्वेश्चन आपको रखना है, थोड़ा आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है, बट ये कोई रूल नहीं कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप सारा अपना माल बेच के, सारा पोर्टफोलियो बेच के निकल जाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो लंबे टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट में कभी भी बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सो आई होप आपको एक सारी चीजें समझ आ गई हैं, करंट सिनेरियो भी समझ आ गया कि क्या सिनेरियो, किस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है एंड किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स इंपैक्ट हो रही हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए आपके इसके ऊपर क्या व्यूज हैं। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स का इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए जो लोग भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। चैनल अच्छा लगा है, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।